हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार। मैं निशा उनियाल अपने चैनल हिंदी मातृभाषा में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज मेरा ये पहला वीडियो है और किसी भी चीज़ को हम जब शुरू करते हैं तो उसमें सबसे पहले एक परिचय देना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इस चैनल पर मैं हिंदी विषय की कक्षाएँ शुरू कर रही हूँ, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे सामान्य हिंदी, जिसमें हम व्याकरण को पढ़ेंगे और उसके बाद हम साहित्य की कक्षाएँ भी इसमें शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आप जब भी इस वीडियो को देखेंगे और जब भी आप सुनेंगे इस वीडियो को तो आपको अपने पास एक नोटबुक ज़रूर रखनी है। एक नोटबुक और पेन रखिएगा और जो चीज़ें आपको ज़रूरी लगती हैं या जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगी तो उन्हें आप नोट करते चलिएगा। अब आपका सवाल आएगा कि इस वीडियो में कौन-कौन इस वीडियो को देख सकते हैं और किन-किन परीक्षाओं के लिए वीडियो ज़रूरी है या किस चीज़ के लिए आपने ये बनाया है। तो ये जितने भी वीडियो इस चैनल पर आएँगे उसमें जो भी व्याकरण वाली जो कक्षाएँ होंगी, वो सारी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएँ हैं, उन सभी के लिए होंगी। जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएँ आपकी होती हैं, व्याकरण उन सभी के लिए ज़रूरी होता है और इसमें जो भी कक्षाएँ होंगी उसी से रिलेटेड होंगी। बाकी जब हम इसमें साहित्य वाली कक्षाएँ शुरू करेंगे, तो वो जो हिंदी विषय से अध्यापक वाली परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए होंगी। तो इतना मैं आशा करती हूँ कि आप ये चीज़ें समझ गए होंगे। बाकी आपका अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब बात आती है कि हम इसमें पढ़ने क्या जा रहे हैं, हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? तो हम इसमें पढ़ेंगे सामान्य हिंदी को, सामान्य हिंदी को, ठीक है? सामान्य हिंदी को जब हम पढ़ते हैं, तो इसमें प्रश्न आता है कि हिंदी, हिंदी क्या है? सामान्य हिंदी को जानने से पहले प्रश्न आता है कि हिंदी क्या है? अब जब आप हिंदी को जानेंगे, तो हिंदी को जानने से पहले आपके पास एक शब्द आता है, वो शब्द है आपका भाषा। भाषा क्या है? तो आप कहेंगे कि भाषा अभिव्यक्ति का एक साधन है। कम से कम शब्दों में अगर हम कहना चाहेंगे, तो हम कहेंगे कि भाषा क्या है? अभिव्यक्ति का एक साधन है। ठीक है? अब अभिव्यक्ति की बात आती है, तो बात आती है कि किस प्रकार की अभिव्यक्ति? तो हम थोड़ा-सा और विस्तार में इसको कहेंगे, तो हम कह सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपनी बात को किसी दूसरे से कहना चाहता है, अपने विचारों को किसी दूसरे से कहना चाहता है, तो वह जिस माध्यम से अपने भावों को व्यक्त करता है, तो वही हमारा क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि जब कोई भी व्यक्ति अपने भावों को, अपने विचारों को, ठीक है, अभिव्यक्त करता है, तो वो जिस माध्यम से अपने भाव या विचारों को अभिव्यक्त कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे ही हम भाषा कहते हैं। अब बात आती है कि भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा को हम कितने रूपों में पढ़ते हैं, ठीक है? तो भाषा को हम 3 रूपों में पढ़ते हैं, ठीक है? भाषा को हम 3 रूपों में पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है आपका मौखिक रूप, ठीक? मौखिक रूप, दूसरा है लिखित रूप और तीसरा है आपका सांकेतिक रूप। 3 रूप आप भाषा के आपके होते हैं, मौखिक रूप, लिखित रूप और सांकेतिक रूप। पहला जो सबसे पहला रूप है आपका मौखिक रूप। तो मौखिक रूप क्या होता है? जब कोई भी व्यक्ति मुख के द्वारा बोल करके अपने विचारों को व्यक्त करता है, उसे हम भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। जब कोई भी व्यक्ति मुख के द्वारा बोल करके अपने विचारों को व्यक्त करता है, उसे हम भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। दूसरा है आपका लिखित रूप। लिखित रूप जब कोई भी व्यक्ति अपने मन के विचारों को लिख करके व्यक्त करता है। क्या करता है? लिख करके व्यक्त करता है, उसे हम भाषा का लिखित रूप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल भाषण देना। भाषण देना आपका क्या आएगा? मौखिक या लिखित? मौखिक रूप आएगा, ठीक है? अब दूसरा एग्जाम्पल है कि अखबार पढ़ना। अगर आपको कहते हैं कि अखबार पढ़ना क्या है? तो अखबार पढ़ना आपका लिखित रूप हो गया। भाषण देना यानी कि अभी जैसे मैं बोल रही हूँ ना, तो आप लोग सुन रहे हैं मुझे, तो ये मौखिक रूप हो गया। अखबार पढ़ना आप जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं, वो लिखा हुआ पढ़ रहे हैं आप, तो वो भाषा का लिखित रूप हो गया, ठीक है? अब बात आती है कि सांकेतिक रूप क्या होता है? सांकेतिक रूप आपका होता है कि जब कोई भी व्यक्ति संकेतों के माध्यम से भावों को व्यक्त करता है, ठीक है? अब ये संकेत भी आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका कायिक होता है और दूसरा आपका लिखित होता है। कायिक का मतलब होता है कि जब शरीर के अंगों के द्वारा हम संकेत करते हैं, तो उसे कायिक रूप कहते हैं, ठीक है? जैसे कि एक उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं, जब आप किसी रोड से गुजरते हैं ना, तो चौराहे पर कोई पुलिस या कोई गार्ड अगर आपको दिखते हैं, तो वो जब इशारा करते हैं अपने हाथों से कि कहाँ पर आपको रुकना है, अभी आपको रुकना है, अभी आपको आगे बढ़ना है या आपको दाएँ जाना है या बाएँ जाना है, तो वो जो इशारे कर रहे हैं, वो संकेतों के माध्यम से आप समझ रहे हैं। वो आपसे बोल नहीं रहे हैं, आपसे लिख नहीं रहे हैं, बस अपने हाथों से आपको इशारा कर रहे हैं और आप समझ जाते हैं, तो वो सांकेतिक रूप हो गया है, ठीक है? इसी तरह से अगर सामने कोई बोर्ड लगा है, उसपे कोई चिन्ह बना हुआ है ना? तो उससे आप समझ जाते हैं कि मुझे किस दिशा में जाना है या मुझे अभी रुकना है या मुझे अभी आगे बढ़ना है, मुझे दाएँ जाना है, बाएँ जाना है, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है? ये सांकेतिक रूप होता है और इन संकेतों के माध्यम से आपको अपना रास्ता पता चलता है कि हमें कहाँ जाना है, ठीक है? तो इतनी बात आपको समझ आ गई होगी कि भाषा क्या होती है और भाषा के कितने रूप होते हैं। अब बात आती है कि हम यहाँ सीखने आए हैं भाषा का लिखित रूप। हम जो व्याकरण में पढ़ेंगे, वहाँ हम पढ़ेंगे सामान्य हिंदी में जो हम पढ़ेंगे, वहाँ हम भाषा के लिखित रूप को पढ़ेंगे, ठीक है? मौखिक रूप और सांकेतिक रूप को इसमें नहीं पढ़ना है, इसमें हमें लिखित रूप पढ़ना है और इसी को हमें विस्तार से पढ़ करके इसके लिखित रूप में कई सारी चीज़ें हमारी शुरू होती हैं, ठीक है? जिसमें सबसे पहला हमारा आता है व्याकरण। हमारा जो लिखित रूप है, इसमें हमारा सबसे पहला शब्द आता है आपका व्याकरण। क्या है ये व्याकरण? जानते हैं आप व्याकरण क्या है? और ये व्याकरण कैसे आया है? इस व्याकरण से भी पहले एक शब्द मिलता है हमें लिपि।
क्या शब्द मिलता है हमें? लिपि मिलता है। इस भाषा के लिखित रूप देने के लिए लिपि की आवश्यकता होती है। जो भाषा होती है, उसको जब हम लिखते हैं, तो उसके जो हम लिखित रूप को देते हैं, उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? लिपि की आवश्यकता होती है। और यह तो भाषा के लिखित रूप को देने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है यहाँ पर? लिपि की आवश्यकता होती है, ठीक है? लिपि की हमें आवश्यकता होती है। और हमने यहाँ पर जाना कि हम क्या सीखने आए थे यहाँ पर? हम भाषा सीखने आए थे। भाषा के हम कौन-से रूप को सीख रहे हैं? हम लिखित रूप को सीख रहे हैं। लिखित रूप को सीखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है? हमें लिपि की आवश्यकता है। तो अगला जो हमारा पॉइंट है, वो है हमारा लिपि। अब हम जानेंगे कि लिपि क्या है? तो मैं आपसे जब भी क्वेश्चन करूँ ना कि जैसे मैंने क्वेश्चन किया कि लिपि क्या है? तो आपको तुरंत से अपने कॉपी में लिखना है या आपको कमेंट में लिखना है, तुरंत से वो चीज़ जब आप लिखेंगे ना, तो आपको वो कभी आप भूलेंगे नहीं। ये नहीं सोचना है कि ये तो बहुत ईज़ी है, ये हमें पता है, ये इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, आपको तुरंत से वो लिखना है। कोई भी चीज़ जब सामने से क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको तुरंत से वो अपने नोटबुक में लिखना है या आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो लिपि क्या है? तो लिपि क्या है? तो हम कह सकते हैं कि लिपि एक प्रकार का ना ढंग है। क्या है लिपि? एक प्रकार का ढंग। अब आप कहेंगे कि ढंग क्या है? कौन-सा ढंग है लिपि? तो ढंग यानी कि शैली, यानी कि जब हम किसी भी भाषा को लिखते हैं या किसी भी भाषा को लिखने का जो हमारा ढंग है या हमारी शैली है, उसे ही हम क्या कहेंगे? उसे हम लिपि कहेंगे। बहुत आसान है, किसी भी भाषा को लिखने का ढंग या शैली लिपि होती है। तो इसमें मैं एक उदाहरण दूँगी आपको कि जैसे एक बच्चा होता है, तो वो जब भी जन्म लेता है, तो सबसे पहले वो ध्वनियों का उच्चारण करना सीखता है। ठीक है? ध्वनियों का उच्चारण करना सीखता है। वैसे ही जब मनुष्य ने अपने जीवन में पहले कुछ भी ध्वनियों का उच्चारण करना सीखा, ठीक? उससे पहले फिर उसने जब मैं थोड़ा-सा वो बड़ा हुआ, तो उसने शब्दों को बोलना सीखा। तो मनुष्य ने ऐसे ही ध्वनियों को एक साथ मिला कर के शब्द दिए, फिर और बड़ा होने पर शब्दों के बाद उसने वाक्यों को बोलना सीखा। तो ऐसे ही हमारी भाषा का निर्माण हुआ धीरे-धीरे। ध्वनियों से शब्द बने, शब्दों से वाक्य आए, तो ऐसे ही धीरे-धीरे जब मनुष्य ने सारी चीज़ें सीखी, तो हमारी भाषा का इस तरह से हमारी भाषा का निर्माण हुआ है। तो इसमें हमने प्रारंभिक अवस्था में कुछ ध्वनियाँ ली हैं, ठीक है? अब हम कुछ ध्वनियाँ लेते हैं। जैसे हम लिखते हैं आ, हमने लिखा का, ठीक है? हमने लिखा ग, ठीक? हमने लिखा उ, हमने लिखा ई। हमने ये सारे जितनी भी ध्वनियाँ हैं, हमने ये लिख दी हैं। जब ये ध्वनियाँ बना ली तो हमने इनके लिखने के ढंग को सीखा। सबसे पहले ये ध्वनियाँ आई तो हमने इनको बोला। अब हमने इनको बोला उसके बाद हमने ये लिख दिया। अब मैंने इसको लिख दिया है, ठीक है? हमने इसको जब लिखा तो लिखने का जो हमने ये तरीका बनाया है, ये ही क्या है? ये लिपि है, ठीक है? मैंने जब मुँह से बोला अ, क, ग, उ, ई तो ये सारी ध्वनियाँ आप सुन रहे थे। अब मैंने ये आपके सामने लिखी हैं। तो ये जो हमारी ध्वनियों को लिखने का जो तरीका था ना, यही हमारा क्या है? यही लिपि है। यानी कि लिखने का जो तरीका होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम लिपि कहते हैं। अब हम यहाँ बात करते हैं कि अपनी भाषा की सामान्य हिंदी की जो हमारी लिपि के लिए एक नाम दिया गया है, उसे क्या कहते हैं? फटाफट से आप कमेंट करिए या अपनी नोटबुक में आप तुरंत से लिखिए कि हमारी जो हिंदी है, हमारी सामान्य हिंदी या हमारी भाषा है, उसको लिखने के लिए एक लिपि दी गई है, उसको हम कहते हैं देवनागरी। देवनागरी। ठीक है? सभी जानते हैं कि ये देवनागरी हमारी क्या है? हिंदी भाषा की लिपि है। अब ये आप याद तो कर लिया है कि लेकिन देवनागरी लिपि का मतलब क्या है? ये भी आपको जानना ज़रूरी है। तो अभी तो मैं इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाऊँगी क्योंकि देवनागरी लिपि ना अपने आप में एक बहुत बड़ा काफ़ी बड़ा टॉपिक है। तो उसको अगर हम अलग से एक क्लास में पढ़ेंगे ना तो वो हमें और अच्छे से समझ आएगा। तो ये जो आ, क, ग ये जो तरीका है ना इसको हमने नाम दिया है देवनागरी। हमने जो लिखा भी मैंने आपके सामने जो ध्वनियाँ लिखी थी ना अ, ग, क, ई, उ, ए जो भी हम लिखते हैं ना तो इनका जो लिखने का जो तरीका है, इसी तरीके को, इसी लिपि को हमने क्या दिया है? एक नाम दिया है और वो नाम है हमारा देवनागरी, ठीक है? जिसका विकास किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। इसके बाद देवनागरी लिपि को आपको मैं डिटेल में एक अलग से कक्षा लाऊँगी, उसमें मैं आपको बताऊँगी कि देवनागरी लिपि कहाँ से आई है, क्या है, सारी चीज़ें उसमें हम कवर करेंगे, ठीक है? अगर हम इसमें देवनागरी लिपि के बारे में पढ़ने बैठते हैं तो हम ना अपने पॉइंट से भटक जाएँगे और हम एक अलग ही उसमें चले जाएँगे, फिर हम जो पढ़ रहे हैं ना वो आपको समझ नहीं आएगा और सारी चीज़ें इसमें मिक्स हो जाएँगी। बस आपको मेन पॉइंट जो इसमें नोट करना है, आपने लिपि लिखी देवनागरी, देवनागरी का विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि से हुआ है, ठीक है? अब एक प्रश्न आता है कि देवनागरी लिपि अक्षरात्मक है या वर्णनात्मक है? कई बार हम इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन आता है, तो इतना प्रेशर होता है ना कि हम पहले तो हम जब परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो इन छोटे-छोटे पॉइंट को हम नोट नहीं करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमें आता है। तो हम इनको बहुत ज़्यादा इन पे ध्यान नहीं दे पाते हैं और कई बार हम सोचते हैं कि पता नहीं ये क्वेश्चन आएगा भी या नहीं आएगा, इतना ईज़ी तो नहीं आएगा। लेकिन जब हम परीक्षा में बैठते हैं तो अचानक से हमें वही क्वेश्चन दिखता है ना तो वही हम गलत करके आते हैं। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें आपको नोट करनी है और ये चीज़ें आती हैं एग्ज़ाम में। आप किसी भी पेपर को उठा करके देख लीजिए, बहुत ज़्यादा आपको ये बहुत ही नॉर्मल से क्वेश्चन आपको दिखेंगे। तो देवनागरी लिपि की जो देवनागरी जो लिपि है ना वो अक्षरात्मक है, आपको ये नोट कर लेना है, ठीक है? और रोमन आपकी वर्णनात्मक लिपि है। तो इतना हमने जान लिया है, अब बात आती है हमारी सामान्य हिंदी की। क्या पढ़ रहे थे हम? सामान्य हिंदी।
सामान्य हिंदी को जानने से पहले हम भाषा को समझेंगे कि भाषा क्या है। ठीक है, भाषा भाषा शब्द भाष धातु से आया है, ये तो आप जानते हैं। ठीक है, तो भाषा को समझने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? नियमों की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? नियमों की आवश्यकता होती है। जो भाषा है उसको समझने के लिए हमारे पास नियम होने चाहिए। जब नियम आएंगे तभी हम भाषा को समझेंगे। और ये जो नियम होते हैं, इन नियमों को समझने के लिए हमारे पास एक शब्द आता है। क्या आता है? एक शब्द आता है जिसे हम कहते हैं व्याकरण। ठीक, वो जो नियम है भाषा को समझने के, उनके लिए एक शब्द आया है, उसे हम कहते हैं व्याकरण। तो अब हम सबसे पहले इस व्याकरण शब्द को समझेंगे कि व्याकरण शब्द क्या है। थोड़ा सा मैं इसको कट कर लेती हूँ, यहाँ पर जगह नहीं है। ठीक है, क्या समझ रहे हैं हम? व्याकरण। ठीक है, तो व्याकरण जो शब्द है, किसी भी भाषा को समझने के लिए जो नियम होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। कोई भी भाषा है उसको समझना है, उसके लिए एक नियम बने हुए हैं और उन नियमों को ही हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। अब यहाँ से हम व्याकरण की बात करेंगे और सबसे पहले हम व्याकरण शब्द को ही तोड़ेंगे, क्योंकि सीधा सीधा कई बार प्रश्न आ जाता है कि व्याकरण शब्द किन किन शब्दों से बना है या कैसे बना है। उसमें आपको कई तरह से वो क्वेश्चन को घुमा करके दे देते हैं, तो वो चीजें हम गलत कर देते हैं। तो हम जानेंगे कि व्याकरण शब्द आपका किससे बना है। तो आपका बना है वी धन आ धन करण। करण, ठीक है, वी धन आधन करण, इन शब्दों से मिलकर के आपका व्याकरण बना है। अब इसमें एक प्रश्न आता है कि व्याकरण शब्द में कितने उपसर्ग हैं? व्याकरण शब्द में कितने उपसर्ग हैं? तो आपको तुरंत से आंसर देना है 2। व्याकरण शब्द में कितने उपसर्ग हैं? 2। वी और आ, ये दोनों आपके उपसर्ग हैं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये आपको नोट करने हैं। बिल्कुल भी इनको इग्नोर मत करिएगा, ये क्वेश्चन आते हैं। तो ये आप नोट कर लीजिए कि व्याकरण शब्द में 2 उपसर्ग हैं, वी और आ। ठीक है, और व्याकरण शब्द आपने जान लिया, वी धन आधन करण, इससे मिलकर के व्याकरण बना है। अब बात आती है कि व्याकरण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। इसको आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, मैं बोल रही हूँ, आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, व्याकरण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? भली भांति समझना या नियमबद्ध रूप से समझना। भली भांति समझना या नियमबद्ध रूप से समझना व्याकरण का शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, अब व्याकरण पर जब आते हैं तो सबसे तो समझते हैं कि हिंदी भाषा के व्याकरण को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब हिंदी भाषा का जो व्याकरण है इसको कितने भागों में बांटा गया है? तो इसको बांटा गया है 4 भागों में। 4 भागों में हिंदी भाषा के व्याकरण को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला आपका वर्ण विभाग। सबसे पहला है आपका वर्ण विभाग, दूसरा है आपका शब्द विभाग, तीसरा है आपका पद विभाग और चौथा है आपका वाक्य विभाग। आप इनको नोट कर लीजिए अगर आपको नोट करना है। वैसे सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ज्यादा मैं इस स्क्रीन पर लिख नहीं पा रही हूँ, इसलिए मैं मुंह से ही ज्यादा बोलने की कोशिश कर रही हूँ। तो वो आपको सुनना है और आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा और वो चीजें आपको नोट करनी है। ठीक है, तो व्याकरण जो शब्द है इसको कितने भागों में बांटा गया है? इसको 4 भागों में बांटा गया है। वर्ण विभाग जिसमें हम वर्ण के बारे में पढ़ेंगे, शब्द विभाग जिसमें हम शब्दों के निर्माण के बारे में पढ़ेंगे, संधि समास उपसर्ग प्रत्यय, तीसरा है पद विभाग, इसमें हम पद परिचय पढ़ेंगे, पद के भेद पढ़ेंगे, संज्ञा से लेकर के अभिकारी तक हम इसमें पढ़ेंगे, और चौथा है आपका वाक्य विभाग की वाक्य के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो इतनी चीजें हमारी हो गई हैं। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं वर्ण विभाग। वर्ण विभाग, वर्ण विभाग हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो जब हम वर्ण विभाग शुरू करते हैं तो हमारा जो सबसे पहले टॉपिक आता है वो है हमारा वर्णमाला। वर्णमाला। अब आपको प्रश्न मैं करूंगी कि वर्णमाला क्या है। वर्णमाला क्या है, तुरंत से आपको लिखना है। वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह या वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध व्यवस्था या समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अब अगर आप प्रश्न करते हैं कि मैम क्या हम लिपि चिन्हों को हम वर्णमाला कहेंगे, तो हाँ, अगर आपको कई बार प्रश्न आ गया कि अगर वर्णों के क्रमबद्ध समूह न दे करके लिपि चिन्ह के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, या लिपि चिन्ह के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, तो ये भी आपका आंसर सही होगा, क्योंकि लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को भी हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं, या वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अब वर्णमाला तो हमने जान ली कि क्या होती है। अब हमारा जो टॉपिक आता है दूसरा वो है वर्ण। वर्ण क्या होता है? ठीक, अब हम इस वर्ण को जानेंगे कि वर्ण क्या होता है, जिसे और अधिक तोड़ा न जा सके। जिसे सिंपल भाषा में समझिए, जिसे और अधिक तोड़ा न जा सके, लिपि चिन्हों को वर्ण कहते हैं।
या तो जिसे और अधिक तोड़ा ना जा सके, सिंपल आपके पास अगर ऐसे आता है क्वेश्चन कि जिसे और अधिक तोड़ा ना जा सके, नीचे ऑप्शन है वर्ण, शब्द, अक्षर या कुछ भी ऐसे ऑप्शन दे दिए तो आपको टिक करना है वर्ण। लिपि चिन्हों को भी हम वर्ण कहते हैं। अब ये वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं आपके? 2 प्रकार के, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन, ये 2 प्रकार के आपके वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, अब स्वर क्या होता है और व्यंजन क्या होता है? स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं? तो स्वर आपका होता है यानी जिन्हें हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को हम स्वर कहते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ठीक है, जैसे आ, ई, ऊ, ए, ये ऐसे ही आगे जितने भी स्वर है, क्योंकि इतनी इसमें जगह नहीं है तो स्वर किसे कहते हैं ये मैं आपको सिंपली बता रही हूँ अभी कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वर्णों को हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अब बात आती है कि व्यंजन क्या होता है? व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन किसे कहते हैं? ठीक है, तो व्यंजन हमारे कितने होते हैं और किसे कहते हैं? जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उनको हम व्यंजन कहते हैं। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उनको हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन का वास्तविक रूप क्या होता है? क, ख, ग। ये जो मैंने हल लगा रखा है ना, ये व्यंजन का वास्तविक रूप होता है। और ये जो वास्तविक रूप है इसको केवल हम लिख सकते हैं, इसको हम बोल नहीं सकते हैं। हमें अगर व्यंजन को बोलना है तो उसके लिए हमें हलंत को हटा करके और इस तरह से इसके साथ स्वर आएगा तभी हम इसका उच्चारण कर सकते हैं। तो व्यंजन क्या होता है कि स्वर की सहायता से जिन्हें हम बोलते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। और स्वरों का जो व्यंजनों का जो वास्तविक रूप होता है वो क्या होता है? वो हलंत के साथ होता है। तो जब वो हलंत के साथ आता है ना तो उसको हम अक्षर कहते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। हमने सबसे पहले व्याकरण जाना। व्याकरण के कितने भाग हमने जाने? 4 भाग होते हैं। 4 भागों में सबसे पहला है वर्ण विभाग। वर्ण विभाग हमने शुरू किया। वर्ण विभाग में हमने सबसे पहले जाना कि वर्णमाला क्या होती है। वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध व्यवस्था या समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। उसके बाद हमने जाना कि वर्ण क्या होता है जिसे और अधिक तोड़ा ना जा सके, जिस वर्ण को हम तोड़ नहीं सकते, यानी कि जो हलंत के रूप में होता है। जैसे हमने क लिखा है तो अब हम ना इसको तोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि इसमें हलंत लगा हुआ है, इसमें कोई स्वर इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? ये आपका जिसको हम तोड़ नहीं सकते वो आपके वर्ण हो गए हैं। ठीक है, यानी लिपि चिन्हों को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब आती है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण आपके 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। उदाहरण के लिए अ, आ, ई, ए। व्यंजन क्या होता है? जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ठीक है, व्यंजन का वास्तविक रूप मैंने आपको लिख करके बताया क्या होता है। उस वास्तविक रूप को अक्षर कहते हैं। और जब हम बोलते हैं तो उसके लिए हमें स्वरों की सहायता होती है। तो इतनी चीजें आपको समझ आ गई होंगी कि स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, वर्ण क्या है, वर्णमाला क्या है। अब इतनी चीजें तो हमने जान ली हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम सबसे पहले हम जानेंगे कि हिंदी जो वर्णमाला है उसकी कुल संख्या कितनी होती है। ठीक है, हिंदी वर्णमाला की कुल संख्या में ना काफी विवाद है। इसमें बहुत सारा विवाद है क्योंकि जितने भी विद्वान हैं हिंदी के उन सभी ने अपनी अपनी पुस्तकों में अलग अलग संख्याएं दी हैं और अलग अलग अपने अपने हिसाब से उन्होंने बताया है। लेकिन जो हमारा हिंदी निदेशालय है उसने हमें 52 संख्या बताई है। तो हमें 52 संख्या ही पढ़नी है। वर्णों की वर्णमाला की संख्या कितनी पढ़नी है? 52 ही हमें पढ़नी है अपनी परीक्षा के हिसाब से और अपनी परीक्षा के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आता है कि हमारे स्वर कितने हैं। हमारे जो स्वर हैं, स्वरों की ना संख्या कितनी है। प्रश्न आता है स्वरों की संख्या कितनी है तो हमें आंसर देना है 11। हमारे स्वर 11 हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ये 11 हमारे स्वर हैं। दूसरा आता है व्यंजन। व्यंजनों की हमारी संख्या कितनी है? ठीक है, तो व्यंजनों में हमारे अलग अलग भागों में बटे हुए हैं। तो सबसे पहले हमारा जो आता है वो है स्पर्श। स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25।
25। 25 हमारे स्पर्श व्यंजन है। उसके बाद आते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन। एक बार मैं इसको मिटा करके यहाँ पर लिख देती हूँ, है ना। तो स्पर्श व्यंजन हमारे कितने हैं? स्पर्श व्यंजन 25। 25 हमारे स्पर्श व्यंजन हो गए। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? इसको मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन है हमारे 4। ऊष्म व्यंजन कितने हैं? उष्ण व्यंजन भी हमारे 4। उसके बाद है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? संयुक्त व्यंजन भी हमारे कितने हैं? 4। उसके बाद आते हैं आपके द्विगुण व्यंजन और अयोगवाह, जिनकी संख्या 2-2 है, ठीक है। तो इसमें आपको सबसे पहले लिखना है स्वर। आपको पता है व्यंजनों में आपको स्पर्श व्यंजन लिखने हैं, तो स्पर्श व्यंजन आपकी मैं बोल रही हूँ, आपको उस हिसाब से नोट करना है, ठीक है, क्योंकि मैं सारा कुछ इसमें नहीं लिख पाऊंगी। तो स्पर्श व्यंजन आपको पता है 25 है। इन 25 में कौन सी आते हैं? क से लेकर के मां तक। क ख ग घ ग, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। यानी कि क से लेकर के मां तक आपके 25 क्या है? स्पर्श व्यंजन है। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, आप इसको समझिएगा, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन है आपके 4। य, र, ल और व। सबके नीचे हलंत लगेगा। य, र, ल, व, ये आपके क्या है? अंतस्थ व्यंजन। उसके बाद आता है आपका ऊष्म व्यंजन। नोट करिए, ऊष्म व्यंजन, ठीक है। ऊष्म व्यंजन में आप कितने आते हैं? आपके 4। श, श, स और ह। ये है आपके ऊष्म व्यंजन, ठीक है। अब उसके बाद आता है आपका संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कितने हैं आपके? 4। क्ष, त्र, श और ज्ञ। ये है आपके संयुक्त व्यंजन, ठीक। उसके बाद आते हैं आपके द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन, ठीक है। द्विगुण व्यंजन कितने हैं आपके? 2। ड और ढ, ये आपके द्विगुण व्यंजन है, ठीक है। उसके बाद है आपके अयोग वह। अयोग वह, ठीक है। अयोग वह भी कितने हैं आपके? 2। अंग और आह, ये आपके अयोग वह हैं। तो आपके कुल मिलाकर के हो गए हैं, व्यंजन और स्वर को मिलाकर के आपके 52 वर्ण कुल मिलाकर के हो गए हैं, जिसमें से आपके 11 आपके स्वर हैं और 41 आपके व्यंजन हैं, ठीक है। तो 52 आपके क्या हो गए हैं? पूरे वर्णमाला की आपकी संख्या हो गई है। तो इतनी चीजें हमने आज जानी हैं। अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन आता है या जैसे लिखने में इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, तो आई होप कि मैं जो बोल रही हूँ आप सुन रहे हैं और वो चीजें आपको समझ आ रही हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है और कोई भी कंफ्यूजन आती है, तो आप मुझे कमेंट में जरूर पूछेगा। और बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो इसके बाद का हम आगे अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और जो जो आपको जरूरी पॉइंट लगते हैं उनको नोट जरूर करिएगा। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में।